अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 और उसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डॉपलर इफ़ेक्ट को और उसके पहले 2 केसेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसके नेक्स्ट केसेस को भी डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट केसेस की तरफ। हमने पहले 2 केसेस डिस्कस किए कि जब हमारे पास एक स्टेशनरी सोर्स से साउंड की वेव्स जनरेट होती हैं और ऑब्जर्वर उसकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड केस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से अवे मूव करना शुरू करता है तो उस केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ कांस्टेंट थी और वो ये थी कि हमारी फ्रीक्वेंसीज़ तो चेंज होती हैं, लेकिन वहाँ पे वेवलेंथ दोनों केसेस में कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलेंगे और तीसरे और चौथे केस को डिस्कस करेंगे। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अब इस केस में हमारे पास जो सोर्स है वो स्टेशनरी नहीं रहा, सोर्स ने मूव करना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम पिछले चीज़ को वापस रिमाइंड करें तो हमने इस तरह से देखा था कि अगर हमारे पास एक सोर्स है और वो सोर्स साउंड जनरेट कर रहा है और वो साउंड की वेव्स आगे ट्रैवल करते हुए जाती हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में थी कि ये लेट्स सपोज हमारा साउंड है जो ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि इस केस में क्योंकि हमारे पास ये जो सोर्स ऑफ साउंड है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, तो जो वेव के दरमियान डिस्टेंस हमें नज़र आता था वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता था। लैम्डा हमारे पास यहाँ पे अनचेंज्ड रहता था, लैम्डा कांस्टेंट रहता था। हमारा ये जो ऑब्जर्वर है हमने इसके 2 केसेस देखे, एक दफ़ा ये सोर्स से अवे मूव कर रहा था और एक दफ़ा सोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन दोनों केसेस में हमारी वेवलेंथ चेंज नहीं होती थी, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती थी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर थर्ड केस की बात करें तो हम लोग कह रहे हैं कि व्हेन अ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अब सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा? क्या यहाँ पे भी वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। बेसिक डिफरेंस जो पहले दो और तीसरे चौथे केस में है वो यही है कि वेवलेंथ यहाँ पे चेंज हो जानी है। पहले केसेस में वेवलेंथ चेंज नहीं हुई थी। कैसे होती है? स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सोर्स ऑफ साउंड है, वो सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे मैं आपके सामने बना देता हूँ। लेकिन अब ये जो सोर्स ऑफ साउंड है, ये स्टेशनरी नहीं है। ये सोर्स ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, उसको हम लोग यूएस कह देते हैं और ये उसकी डायरेक्शन भी बता दी यानी वेलोसिटी भी बता दी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो इस केस में होगा क्या? जब साउंड की वेव्स जनरेट होंगी तो वो इस डायरेक्शन में बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जनरेट होंगी। लेकिन अगर हमारा ये जो सोर्स है ये साउंड की डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव भी करना शुरू करते तो अब उस मूवमेंट से क्या होगा? हम लोग ये देखते हैं कि जो साउंड की वेव्स पहले से जनरेट होके आगे जा चुकी हैं वो तो पहुँच चुकी हैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे, लेकिन जब सोर्स भी उनकी डायरेक्शन में ही आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो उसका अपेरेंट इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा कि हमारी जो वेव्स हैं, उन वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी वेव्स के दरमियान पहले फ़ासला ज़्यादा था, तो अब वो फ़ासला कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सोर्स है, वो अब मूव करता चला जा रहा है वेव्स की डायरेक्शन में। तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि वेव के दरमियान जो इंटरनल स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग कम हो रही है। अगर हमारा सोर्स रुका हुआ होता तो फिर जो वेवलेंथ होती वो और होती। अब क्योंकि सोर्स ने मूव करना शुरू कर दिया तो वेवलेंथ डिफरेंट होनी है। अब अगर इसी तरह से एक ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद हो और ये ऑब्जर्वर अब इस केस में स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होगा? जो साउंड ये सुन रहा है, हम इस ऑब्जर्वर
ने जिस फ्रीक्वेंसी को सुना है उसे एफ सी का नाम दे देते हैं। वो डिफरेंट हो जाएगी उस फ्रीक्वेंसी से जो यहाँ पे जनरेट हो रही थी। क्यों जनरेट हो रही थी, क्यों डिफरेंट हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ में अब चेंज आ गया। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, जो चेंज इन वेवलेंथ यहाँ पे आया है हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा लैम्डा के साथ। ये चेंज है। अब ये चेंज किसकी वजह से आया? ये चेंज यूएस की वजह से आया। ये जो मूवमेंट है उसकी वजह से आया। तो स्टूडेंट्स हमें बेसिक रिलेशन तो पता है कि जब भी आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान रिलेशन निकालना हो तो वो v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लेमडा के बराबर आता है। और फिर अगर लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी हो तो लेमडा इक्वल होता है v डिवाइडेड बाय एफ। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डेल्टा लैम्डा की बात करें तो ये है फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ में चेंज। किसकी वजह से चेंज? इस मूवमेंट की वजह से चेंज। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है इसको अगर उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोग लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे यू एस डिवाइडेड बाय एफ। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे यू एस क्यों लिखा? क्योंकि ये वो स्पीड है जिस स्पीड की वजह से यहाँ पे कोई चेंज आया। अगर ये स्टैटिक होता, स्टेगनेंट होता, रुका हुआ होता तो फिर कोई चेंज नहीं आना था। अब इस चेंज के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो यूएस है। अगर ये यूएस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो चेंज है लैम्डा का वो भी ज़्यादा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पीड से ये आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा उतना ही ये भी ज़्यादा होता चला जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि ये जो वेवलेंथ में चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको आगे फर्दर लेके चलें और इससे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड आउट करने की तरफ जाएं तो हम लोगों को पता है कि जो चेंज है हमारे ये वेवलेंथ का ये किस में आया? ये उसमें चेंज आया जो अपेरेंटली हमारे पास मौजूद थी। अब जो वेवलेंथ यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है ये वो वाली वेवलेंथ नहीं होगी जो जनरेट हुई थी, ये वो वाली वेवलेंथ भी नहीं होगी जो चेंज हुई थी, बल्कि ये वो होगी जो चेंज होने के बाद यहाँ तक पहुंची थी। तो हम लोग देखते हैं कि ये तो वेवलेंथ में अब डिक्रीज आ गया, पहले से कम हो गई है। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये लैम्डा सी ये वो वेवलेंथ है जो यहाँ तक पहुंची है। अब ये किसके बराबर है? ये इक्वल है लैम्डा, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे उस चेंज को जो यहाँ पे डेवलप हो गया था। तो लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा के बराबर ये चेंज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक रिलेशन है जो हमें बता रहा है कि अगर हमारा एक सोर्स हो वो मूव करना शुरू कर दे स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, तो जो वेवलेंथ उस ऑब्जर्वर की तरफ पहुंच रही होगी वो लैम्डा सी होगी और वो एक्चुअल वेवलेंथ से डेल्टा लैम्डा माइनस करके हमें मिल रही होगी। तो स्टूडेंट्स फिर ये जो रिलेशन हमें नजर आ रहा है इसके अंदर 3 डिफरेंट लैम्डा लिखे हुए हैं, तो क्यों ना हम इन सब की वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन हमें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है अगर इस रिलेशन को लैम्डा सी की टर्म्स में लिखें तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, ये इसके बराबर होता है। और लैम्डा सी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नजर आ रहा है फिर अगर उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा वी डिवाइडेड बाय एफ सी, ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लैम्डा लिखा हुआ है ये तो बेसिक उस वेव का है जो जनरेट हुई थी, तो इसमें v ओवर एफ हम इसी तरह से लिख देंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स जो डेल्टा लैम्डा लिखा हुआ है यहाँ पे हमने देखा कि ये किसके बराबर है? ये माइनस यू एस डिवाइडेड बाय एफ, ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो राइट हैंड साइड हमें नज़र आ रही है स्टूडेंट्स इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि f जो है ये डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमरेटर में हमारे पास v माइनस यू एस इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो v डिवाइडेड बाय एफ सी हमारे पास ये रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें रिलेशन बेसिकली देखना है एफ सी और एफ के दरमियान जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा इसे हम लोग रीअरेंज करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी जो दोनों साइड्स हमें नज़र आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, दोनों को उलट दें तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ सी ऊपर चला जाएगा, वी नीचे आ जाएगा,
एफ सी डिवाइडेड बाय वी, और राइट हैंड साइड पे भी कुछ इसी तरह का रिलेशन आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय वी माइनस यू एस, इस तरह का रिलेशन। और फिर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे v डिवाइड हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू v डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाते हैं v, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और स्टूडेंट्स जो f लिखा हुआ है इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं कुछ इस जगह पे। तो स्टूडेंट्स अगर इसको देखें तो अब यहाँ पे जो रिलेशन हमारे पास बन रहा है एफ सी और एफ के दरमियान, हम इसको उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले दो केसेस को देखा था। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई हमें नजर आ रही है वो टर्म 1 से बड़ी है या छोटी है। अब इस केस में स्टूडेंट्स v डिवाइडेड बाय v माइनस यूएस ये लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप इसको बता सकते हैं कि ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हमें बेसिक पता है, जो हमने पिछले दो केसेस में डिस्कस किया था, अगर हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा हो तो हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आता है। अब इस केस में भी देखें, जो हमारा न्यूमरेटर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो v है, और जो डिनोमिनेटर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स वो डिनोमिनेटर v में से us को माइनस करके आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि v माइनस us v से कम है क्योंकि v में से सब्ट्रैक्शन हुई है, तो डिनोमिनेटर इस केस में छोटा है और न्यूमरेटर इस केस में बड़ा है। तो स्टूडेंट्स अगर न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो, तो हमें पता है हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 हुआ करता है। तो ये जो आंसर यहाँ पे आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ये 1 से बड़ी है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको जैसे पहले देखा था यहाँ पे भी उसी तरह से देख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये अगर वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये 1 से बड़ी है, तो लेट्स सपोज ये वैल्यू 1 से बड़ी 3 है। तो अगर ये 3 है तो रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, एफ सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर पूछा जाए कि एफ सी बड़ा है या f बड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि f को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है फिर ये एफ सी के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है f छोटा था पहले फिर ही ये 3 से मल्टीप्लाई करके एफ सी के इक्वल आए, या जैसे मैंने पहले भी बताया एफ सी डिवाइडेड बाय एफ, जो एफ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ उसको इस तरफ ले डिवाइड हो जाता है, तो एफ सी डिवाइडेड बाय एफ ये 3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमें फिर पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एफ सी बड़ा है और एफ छोटा है। तो स्टूडेंट्स अगर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारा एफ सी इज ग्रेटर देन एफ, हमारा एफ सी एफ से बड़ा आ जाता है, यानी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव करते हुए सोर्स की वजह से सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से या जनरेटेड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस केस में एफ सी जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये बड़ा है एफ से, यानी जो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है वो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी की निस्बत ज़्यादा है अगर हमारा सोर्स मूव करे हमारे स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ। और इस केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई वो ये है कि यहाँ पे हमारी वेवलेंथ चेंज हुई है, पहले दोनों केसेस में वेवलेंथ चेंज नहीं हुई थी, और चेंज किस तरह से हुई है, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई है। अब वेवलेंथ पहले से कम हो गई है क्योंकि सोर्स जब मूव कर रहा था तो वेव्स के दरमियान फासला कम हो रहा था। तो स्टूडेंट्स फोर्थ केस की तरफ चलते हैं जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास जो सोर्स ऑफ साउंड है वो हमारे ऑब्जर्वर से अवे मूव करना शुरू करते तो फिर इस केस में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब हमारा सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में मूव करता था तो क्योंकि वेव्स के दरमियान फासला कम होता जाता था तो इस केस में हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती थी, वेवलेंथ में कमी आ जाती थी, शॉर्टर हो जाती थी। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड मौजूद है और हमारे पास इस सोर्स ऑफ साउंड में से वेव्स
जनरेट हो रही हैं साउंड की जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये वो साउंड की वेव्स हैं जो इस तरह से मूव करते हुए आगे की तरफ जाती हैं और कुछ फासले पे यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो इन साउंड की वेव्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। लेट्स सपोज इस ऑब्जर्वर को हम लोग डी का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे रेस्ट की स्टेट में मूव नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हेन अ सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इस जगह पे स्टेशनरी है। अब ये जो साउंड की वेव्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं इनकी वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वी, एफ और लैम्डा। ये वो तीनों चीज़ें और इनके दरमियान जो रिलेशन है हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू एफ टाइम्स लैम्डा। ये इसके बराबर होता है, ये इन तीनों के दरमियान में यहाँ पे रिलेशन मौजूद होगा। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारा ये जो सोर्स ऑफ साउंड है ये मूव करना शुरू कर देता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट्स सपोज इसकी मूव करने की जो यहाँ पे स्पीड है उसे हम लोग यूएस का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स दो चीज़ें आ गई, हमारा जो साउंड है वो साउंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और इस मूव करते हुए साउंड की जो स्पीड है उसे हम लोगों ने वी का नाम दिया हुआ है और हमारा सोर्स इससे अवे मूव करता जा रहा है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जब ये पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा, जब हमारे ऑब्जर्वर से अवे मूव करेगा तो हर नई जनरेट होने वाली साउंड की जो वेव है वो कुछ पीछे से जनरेट होगी, उसका फासला हमारे ऑब्जर्वर से इंक्रीज होता चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वेवलेंथ है वो अब इंक्रीज हो जानी चाहिए क्योंकि जो साउंड की वेव है अब वो पहले से कुछ पीछे से जनरेट हो रही है। जैसे कि आप लोग इसे देख भी सकते हैं कि जब एक डायरेक्शन में हमारा सोर्स मूव करता है तो उसके सोर्स के मूव करने की वजह से जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उस डायरेक्शन में वेवलेंथ्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं, वेव्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं और जिससे वो अवे मूव कर रहा होता है उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हमारा सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है हमारे ऑब्जर्वर से, तो फिर हमारी इस केस में इन दोनों के दरमियान जो वेव्स हैं उनके दरमियान फासला बढ़ जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अब जो स्टूडेंट्स वेवलेंथ में चेंज आता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा लैम्डा के साथ। ये वो चेंज इन वेवलेंथ है जो इसके मूव करने की वजह से हुआ। अब स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आएगा? हमें पता है कि वेवलेंथ जो है वो रेशियो होती है स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी की। तो ये जो चेंज आ रहा है ये इस यूएस स्पीड की वजह से आ रहा है जो हमारे सोर्स की मूवमेंट है और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि हमारी यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ जाता है इस केस में डेल्टा लैम्डा का कि जो हमारे पास चेंज है वेवलेंथ के अंदर वो इसके इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वही चीज़ हमें पता चली कि जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहले दोनों केसेस के अंदर हमारी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता था क्योंकि सोर्स मूव नहीं करता था। दूसरे दोनों केसेस में हमारा सोर्स मूव कर रहा है, तो जहाँ पे भी सोर्स ने मूव करना है वहाँ पे वेवलेंथ में चेंज आना है, जैसे कि यहाँ पे हमारी वेवलेंथ में चेंज आ गया। अब स्टूडेंट्स देखना ये है कि ये चेंज हमारी ओवरऑल वेवलेंथ को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। अब हमने देखा क्योंकि वेव्स के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है तो जो वेवलेंथ यहाँ पे पहुंचेगी हमारे ऑब्जर्वर के पास वो वेवलेंथ तो डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो वेवलेंथ जो इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है हम उसे लैम्डा डी का नाम दे देते हैं और जो फ्रिक्वेंसी यहाँ तक पहुंच रही है हम उसे एफ डी का नाम दे देते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आते आते बदलती जा रही हैं। अब स्टूडेंट्स अगर वेवलेंथ की बात करें, लैम्डा डी की बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इक्वल होगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा के। ये किस तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि अब इस केस में हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है, हमारी वेव्स के दरमियान फासला इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है हमारी वेवलेंथ में भी ओवरऑल चेंज आ जाएगा। इस रिलेशन में अगर हम लोग देखें तो ये जो डेल्टा लैम्डा है ये चेंज इन वेवलेंथ है और लैम्डा डी क्या है, लैम्डा डी वो वेवलेंथ है जो यहाँ तक पहुँच रही है और ये डेल्टा लैम्डा इस
सोर्स की मूवमेंट की वजह से, स्पीड की वजह से, जिसे यूएस का हम लोगों ने नाम दिया। तो फिर स्टूडेंट्स इसको हम सामने रखते हुए, इसको यूज़ करते हुए अब हम फ्रीक्वेंसीज के दरमियान रिलेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूले सब्सटीट्यूट करें, हमें पता है, ये देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो बराबर आती है v डिवाइडेड बाय एफ, इस तरह से। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे लैम्डा डी की, तो लैम्डा डी को फिर यहाँ पे इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि रेशो है v ओवर एफ की। तो स्टूडेंट्स ये रेशो होगी हमारे पास v ओवर एफ डी की, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे ऑब्जर्वर तक यहाँ पे पहुंच रही है। और फिर ये जो लैम्डा है, ये तो वो है जो जनरेट हुई है, तो जो जनरेट हुई थी उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा था। ये है हमारे पास v डिवाइडेड बाय एफ, और प्लस डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा लैम्डा तो हमें पता है ये इक्वल है यू एस डिवाइडेड बाय एफ। तो स्टूडेंट्स इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v डिवाइडेड बाय एफ टी, और जो राइट हैंड साइड हमें नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो f हमारे पास बचेगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास v प्लस यू एस, कुछ इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको ज़रा आसान करने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशन बदल जाएगा एफ डी डिवाइडेड बाय v, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा f डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस। कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन बना हुआ मिल जाएगा। अब अगर इसको भी थोड़ा सा हम लोग फर्दर रीअरेंज करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ रिलेशन ऐसे आएगा, एफ डी जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसको इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसे करते हैं कि ये जो v यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ रिलेशन ऐसा आएगा v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहले से f लिखा हुआ था उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन हमारे पास आ गया, फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंटली चेंज हो गई थी एफ डी, और वो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास जनरेट हुई थी जिसे हम लोगों ने एफ का नाम दिया था, ये उनके दरमियान रिलेशन आ गया। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो दूसरे से ज़्यादा है या कौन सी फ्रीक्वेंसी दूसरे से कम है। तो उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को देखें, हमारे पास लिखा हुआ है वी डिवाइडेड बाय वी प्लस यूएस। तो हमें क्या देखना है, जो हम पीछे तीनों केसेस में देखते चले आ रहे हैं वही चीज़ हमें यहाँ पे भी देखनी है कि ये v प्लस यूएस जो हमें पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमारे न्यूमरेटर से बड़ा है या छोटा है। हम देखते हैं कि हमारा न्यूमरेटर खाली v है और डिनोमिनेटर में v में यूएस ऐड हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर हमारे न्यूमरेटर से बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी होगी तो हमें पता है कि इस केस में हमारा आंसर लेस देन 1 आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये आंसर लेस देन 1 है, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस ये लेस देन 1 है, तो फिर हमारा ये जो ऊपर रिलेशन है इसका मीनिंग क्या बनता है? हम इसको बार बार देख चुके हैं, तीनों केसेस में देखा, तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करके देखें तो स्टूडेंट्स अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि f जो था इसको किसी नंबर से डिवाइड किया हम लोगों ने, फिर एफ डी के इक्वल आया। तो ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब f बड़ा होगा और एफ डी छोटा होगा। तो फिर रिजल्ट हमें यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स? रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिलता है कि एफ डी जो इस केस में हमें नज़र आ रहा है दैट एफ डी इज लेस देन एफ, यानी हम जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सुन रहे हैं वो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी की निस्बत कम है, यानी हमारे ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे सुनी थी, जो साउंड उसने यहाँ पे सुना था, उस साउंड की वैल्यू उस जनरेटेड साउंड की वैल्यू से, की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम थी। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट भी हम लोग फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि इस केस में हमारा जो एफ डी हमें मिल रहा है यहाँ पे, दैट एफ डी इज लेस देन
एफ, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी जो इस केस में हमें मिल रही थी वो डिक्रीज हो चुकी थी। अब स्टूडेंट्स ये 4 केसेस हैं जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए। हम इन चारों केसेस का एक जनरल एनालिसिस करेंगे और एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। पहले केस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। फिर हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जर्वर हमारे सोर्स से अवे जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। फिर हमने देखा जब हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था तो फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और फिर आखिरी केस में हमने देखा कि जब हमारा सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी फिर कम हो गई। अब अगर इन चारों केसेस को देखें तो 2 केस ऐसे हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अपेरेंटली, और 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो पहला केस और फोर्थ केस, थर्ड केस, अगर इन दोनों केसेस को देखें तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। लेकिन इन दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये है कि हमारे सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान फासला कम हो रहा है। वो फासला एक दफ़ा तो ऑब्जर्वर के मूव करने की वजह से हो रहा है और एक दफ़ा सोर्स के मूव करने की वजह से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि चाहे ऑब्जर्वर मूव करे चाहे सोर्स मूव करे, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर बाकी दूसरे दोनों केसेस को देखें कि अगर हमारा ऑब्जर्वर हमारे सोर्स से अवे मूव कर रहा था या हमारा सोर्स हमारे ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा था, तो दोनों केसेस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम थी। तो फिर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी भी मूवमेंट की वजह से, चाहे वो मूवमेंट सोर्स की हो चाहे वो मूवमेंट ऑब्जर्वर की हो, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान फासला बढ़ रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये है फाइनल रिजल्ट जो हम लोगों ने याद रखना है डॉपलर इफेक्ट के केस में, कि रिलेटिव मोशन जब भी हो वो इस तरह की अगर हो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा हो तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और ये भी याद रखना है कि ये 4 केसेस हैं जिसमें हमने हमेशा किसी न किसी एक चीज़ को स्टेशनरी कंसीडर किया था। अगर हमारी कोई भी चीज़ स्टेशनरी ना हो बल्कि रिलेटिव मोशन ऐसे हो कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर भी स्टूडेंट्स यही केस होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन ऐसी है कि इनके दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में भी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट का स्टैटिक होना ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये चारों केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, हम उन एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस में जो सबसे पहली और बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो है रेडार सिस्टम की। हमें पता है कि रेडार जो हैं वो नॉर्मली यूज़ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए एरोप्लेन्स को जो कि हमारी टेरिटरी के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। अब एक रेडार का बेसिक ऑपरेशन किस तरह से होता है। रेडार एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रांसमिट भी करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिसीव भी करती है, यानी रेडार एक ट्रांसमिटर भी है और एक रिसीवर भी है। अब इन रेडार्स को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसी तरह से डॉपलर इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ के डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेडार है जो कि एक सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रांसमिट कर रहा है और फिर रिसीव भी कर रहा है। अब अगर वो एयर में एक ख़ास एंगल पे उन रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है तो वो एयर में हर जगह पे फैल जाएंगी, बिखर जाएंगी। अब वो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं हमें उनकी फ्रीक्वेंसी का भी पता है और हमें उनकी वेवलेंथ का भी पता है क्योंकि वो हमने खुद से ट्रांसमिट की हुई है। अब अगर वो आसमान पे मौजूद किसी भी प्लेन से टकराती हैं और टकरा के वापस आती हैं और हमारा रेडार उन्हें रिसीव करता है और फिर उन रिसीव्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का में अगर देखें तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही हो तो डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अवे मूव कर रहा है,
और अगर वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही हो तो इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे करीब आ रहा है। जैसे हमने सोर्स और ऑब्जर्वर में देखा था कि अगर हमारा ऑब्जर्वर हमारे सोर्स की डायरेक्शन में जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई थी, और अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में जा रहा था फिर भी हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, अगर रेडार ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को थ्रो किया और वो किसी प्लेन से टकरा के वापस आई और उनकी फ्रीक्वेंसी पहले से ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब था कि वो प्लेन हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग किसी भी प्लेन की हमारी डायरेक्शन में आने की स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का पता चल जाए। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम रेडार सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं और वो रेडार सिस्टम डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हुए डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस इन वेवलेंथ को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि कोई प्लेन हमारी डायरेक्शन में आ रहा है या हमसे अवे मूव करता चला जा रहा है। इसी तरह से जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है स्पीड ऑफ सैटेलाइट। हमें पता है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हमें किसी सैटेलाइट की स्पीड मालूम करनी है, हमें फाइंड आउट करना है कि कोई सैटेलाइट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेडार के केस में हमने यूज़ किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को थ्रो करेंगे, उनसे टकराने के बाद वापस आएंगी, उन्हें रिसीव करेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब है सैटेलाइट हमारे करीब आ रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब है सैटेलाइट हमसे अवे जा रहा है। और फिर स्टूडेंट्स, इसी डिफरेंस का अगर हमें पता चल जाए कि दोनों फ्रीक्वेंसीज में क्या डिफरेंस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि हम लोगों ने खुद से थ्रो की हुई थी हमें उनकी स्पीड का पता होता है, तो हम उस सैटेलाइट की स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से हमारी डायरेक्शन में आ रहा है या हमसे अवे जा रहा है, या इसको बिल्कुल जनरलाइज करें तो हम ये बता सकते हैं कि वो किस स्पीड के साथ हमारे अर्थ के गिर्द अपने चक्कर कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है हमारे डॉपलर इफेक्ट की जो कि सोनार कहलाती है। SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका कंप्लीट नाम है। सोनार एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग, जैसे पीछे हमने देखा कि दोनों केसेस के अंदर, चाहे हम सैटेलाइट्स की स्पीड की बात करें या हम रेडार सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ करें। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बजाय साउंड को यूज़ करें और फिर साउंड की मदद से, वो अल्ट्रासोनिक भी हो सकता है, इंफ्रासोनिक भी हो सकता है, ऐसा साउंड जो हम सुन सकते हैं वो भी हो सकता है, ऐसा साउंड जो हमें सुनाई नहीं देता वो भी हो सकता है। तो अगर हम किसी साउंड को यूज़ करें और साउंड को यूज़ करते हुए हम यूज़ करें डॉपलर इफ़ेक्ट को और अपने यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें, तो हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसके अंदर बेसिकली हम साउंड की वेव्स को थ्रो करते हैं और हमें उन साउंड की वेव्स की फ्रीक्वेंसी का पता होता है और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं और फिर हम उनकी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उससे हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट से ये टकरा के आए हैं वो ऑब्जेक्ट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा था या हमसे अवे मूव कर रहा था। अगर हमारी तरफ आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, हमसे दूर जा रहा था तब भी उसकी स्पीड कितनी थी। तो हम इसको इको रेंजिंग और इको साउंडिंग सिस्टम का नाम देते हैं। और इसी तरह से एकॉस्टिकल और इको, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी मिलिट्री एप्लीकेशंस की बात करें तो हमें पता है कि अंडर वाटर, पानी के नीचे सबमरीन्स होती हैं जो मूव करती हैं और पानी के अंदर बिल्कुल खामोशी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। तो अगर हमें सबमरीन्स को डिटेक्ट करना है, हम देखना चाहते हैं कि पानी के अंदर नीचे कोई सबमरीन तो मूव नहीं कर रही, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। हम साउंड की वेव्स पानी के अंदर थ्रो करते हैं और वो जो साउंड की वेव्स हैं पानी के अंदर मूव करते करते ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकरा के वापस आती हैं। अब उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम इको लोकेशन
फाइंड आउट करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो हमसे कितने फासले पे मौजूद है, हमारे तरफ अगर वो मूव कर रहा है तो कितनी स्पीड से हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमसे अवे जा रहा है तो कितनी स्पीड से हमसे अवे जा रहा है। तो ये डॉपलर इफेक्ट ही है जिसमें हम डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते हैं कि जो साउंड हम लोगों ने भेजा था उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी थी और जिस ऑब्जेक्ट से वो टकरा के वापस आया है, टकराने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ गया। तो एक तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो हमारी डायरेक्शन में आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी रिसीविंग की तो इसका मतलब होगा वो हमारे करीब आ रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब होगा वो हमसे दूर जा रहा है। ये तो हमें इस पता चल जाएगा कि उसकी मूवमेंट हमारी डायरेक्शन में या हमसे अवे। और फिर इन दोनों डिफरेंसेस को यूज करते हुए हम फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके ये चीज भी बता सकते हैं कि वो हमारी तरफ अगर आ रहा है या हमसे दूर अगर जा रहा है तो कितनी स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है या कितनी स्पीड से हमसे दूर जा रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हम एक इमेजिंग सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकते हैं और उसकी मूवमेंट को कंटिन्यूसली ट्रैक भी कर सकते हैं। वो जो पहले बिल्कुल एक ऐसी मूवमेंट थी जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल था, उसको हम सोनार की मदद से हम डॉपलर इफेक्ट यूज करते हुए उस मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और ये वो एप्लीकेशन है जो बेस बनी थी बेसिकली हमारे डॉपलर इफेक्ट की। कि हमने देखा था कि डॉपलर इफेक्ट जो हान डॉपलर ने जब ऑब्जर्व किया तो वो यही था कि वो डिफरेंट स्टार्स से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा था, और उसने उन्हीं फ्रीक्वेंसी को जब अपनी लेबोरेटरी में ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि स्टार्स की फ्रीक्वेंसी और उसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो लैब में ऑब्जर्व की गई थी उसमें फ़र्क था, उसमें डिफरेंस था। अब उसी डिफरेंस को सामने रखते हुए हान डॉपलर ने डॉपलर इफेक्ट जो था वो हमें प्रपोज किया था। अब उसकी एप्लीकेशन ज़रा हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही डिस्टेंट स्टार मौजूद है, हमें पता है कि स्टार्स में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और उन डिफरेंट प्रोसेसेस के रिजल्ट के तौर पे लाइट अमिट हो रही होती है, और वो लाइट लाखों सालों का फासला तय करने के बाद हमारे तक पहुंच रही होती है। तो जब लाइट हमारे पास पहुंचती है हम उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो विजिबल लाइट है उसका एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसके दो बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स में अगर देखें तो हमारे पास रेड लाइट मौजूद होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और हमारे पास ब्लू लाइट मौजूद होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज ब्लू की तरफ होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी की रेंज हमारे पास रेड की तरफ होती है। अब लेट्स सपोज एक स्टार से आने वाली लाइट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें दे देती है, और इसी तरह से वो जो स्टार है वो जिस सोर्स से लाइट जनरेट कर रहा है अगर उसी सोर्स से हम लेबोरेटरी के अंदर भी लाइट जनरेट करते हैं और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को एक साथ इसी विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के ऊपर प्लेस करके देखते हैं। अगर हमारी लेबोरेटरी वाली लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेड की तरफ ज़्यादा हो और जो हमारी स्टार से आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ब्लू की तरफ हो, तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ब्लू शिफ्ट है। ब्लू शिफ्ट का क्या मतलब होता है? ब्लू शिफ्ट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड वाली साइड पे होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो वो रेड की तरफ नहीं है बल्कि वो ब्लू की तरफ है। अब ब्लू की तरफ जाने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ब्लू की तरफ जाने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी रेड की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, हम इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अब ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? ब्लू शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो ब्लू शिफ्ट का मतलब ये है कि जिस स्टार से आने वाली लाइट को हम लोगों ने नोट किया है वो स्टार हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस वजह से उससे आने वाली जो लाइट है वो ब्लू की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। तो इसी तरह से अगर हम इसका ऑपोजिट केस देखें
कि हमारी लाइट अगर रेड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, यानी जो हमने लेबोरेटरी के अंदर ऑब्जर्वेशन ली थी वो फ्रीक्वेंसी और हो, और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो उससे कम की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही हो, तो वो रेड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो रेड की डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, इसे हम रेड शिफ्ट का नाम देते हैं। अब रेड शिफ्ट का क्या मतलब है? रेड शिफ्ट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है वो कम हो गई है, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो उस वक्त कम होती है जब हमारा सोर्स हमारे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो। तो स्टार हमारा सोर्स है, तो अगर वो रेड शिफ्ट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा स्टार हमारे ऑब्जर्वर से यानी अर्थ से अवे मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना हो गया कि इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो डिस्टेंट स्टार्स हैं वो हमारे अर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं या अर्थ से अवे मूव कर रहे हैं। अगर तो वो अर्थ की तरफ मूव कर रहे हुए तो हमें ब्लू शिफ्ट मिलेगी, और अगर वो अर्थ से अवे मूव कर रहे हुए तो फिर हमें रेड शिफ्ट मिलेगी। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो हमसे हमारी डायरेक्शन में आ रहे हैं या हमसे अवे मूव कर रहे हैं। और फिर यहाँ तक ही नहीं, जब हमें इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से फॉर्मूलों की मदद से, कंप्यूटर एनालिसिस की मदद से ये बता सकते हैं कि वो अगर हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से हमारी तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर हमसे अवे मूव कर रहे हैं तो फिर भी हम बता सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से हमसे अवे मूव कर रहे हैं, सिर्फ ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट को सामने रखते हुए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो कि है रेडार स्पीड ट्रैप। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो मोटरवेज होते हैं उनके ऊपर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरास लगे होते हैं। वो बेसिकली कैमरास क्या होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं डॉपलर इफेक्ट, और इसी डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हुए वो मूव करती हुई व्हीकल्स की स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं। अब वो किस तरह से होती है? वो कंटिन्यूअसली रेडार की तरह से माइक्रोवेव्स के बर्स्ट जो हैं वो हमारी गुजरने वाली व्हीकल्स की तरफ फेंक रहे होते हैं। अब वो जो माइक्रोवेव्स जाएंगी, अगर रास्ते में कोई व्हीकल आ रही है वो इस व्हीकल से टकराएंगी और टकराने के बाद वापस आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, जब वो वापस आएंगी तो जाहिर सी बात है उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई चेंज आ गया होगा। तो वो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, और हमें पता है कि जो वेव्स हमने भेजी थी उसकी फ्रीक्वेंसी तो पहले से नाउन होगी, और जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी हमें पता चल गई। तो जब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगा तो हमारे उसी सिस्टम के अंदर, उसी ट्रैप के अंदर फॉर्मूला है जिसमें बहुत आसानी से वैल्यू सब्सटीट्यूट होंगी और हमें स्पीड मिल जाएगी। यानी गुजरने वाली व्हीकल जो हमारी तरफ आ रही हैं या हमसे अवे जा रही हैं, हम बहुत आसानी से डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हुए उनकी स्पीड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो जो मूव कर रही हैं उनकी मूवमेंट की स्पीड कितनी है। तो इस तरह से हम लोग स्पीड ट्रैप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। और स्टूडेंट्स, हमारी बुक में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट जगहों पे दी गई है, हम उन्हें भी देखते हैं। एक चीज़ जो है, जो हमारे पास नेचुरल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बैट्स होती हैं। बैट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल हैं जो कि डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करती हैं। बैट्स हमारी इको लोकेशन के लिए, किसी भी जगह पे देखने के लिए अपनी आंखों से ज़्यादा जिस चीज़ का सहारा लेती हैं वो अपनी आवाज़ है, कि वो कंटिन्यूसली एक साउंड एमिट करती रहती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हम इंसान सुन सकें। और वो साउंड जब उनके रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से टकराता है तो टकरा के वापस आता है और वो साउंड को सुनती रहती हैं, और फिर उसके डिफरेंस से उनके दिमाग के अंदर एक इमेज बनता है जो कि डिफरेंस इन साउंड की वजह से होता है, और इस तरह से वो लोकेट करती हैं अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को, और वो अपने रास्ते को तलाश भी इसी तरह से करती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी इको लोकेशन को यूज़ करती हैं। वो भी कंटिन्यूस साउंड की वेव्स जो हैं उन्हें पानी के अंदर अपनी मूवमेंट के दौरान थ्रो करती रहती हैं, और वो साउंड की वेव्स टकरा के वापस उन तक आती हैं, और फिर वो जो डिफरेंस होता है उसकी मदद से वो भी अपने माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट करती हैं, और उस इमेज की मदद से वो देख सकती हैं। और बड़ी फेमस हमारे पाकिस्तान में दरियाए सिंध के अंदर इंडस डॉल्फिन पाई जाती है, और हमें पता है कि वो इंडस डॉल्फिन एक ऐसी डॉल्फिन है जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, क्योंकि उसकी आंखें ही नहीं होती, क्योंकि दरियाए सिंध का
इंडस का जो पानी है वो बहुत गदला है, आँखों की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो उनकी कंप्लीट इमेजिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह से इकोलोकेशन की मदद से होती है। डॉपलर इफ़ेक्ट जो है वही यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसी तरह से अगर मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात करें तो डॉपलर इफ़ेक्ट की एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि ये हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड जो ब्लड है या डिफरेंट फ्लूइड्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को भी डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करें और अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर गिराएं तो वो जो वेव्स हैं वो मूव करते हुए फ्लूइड से टकराएंगी, टकरा के वापस आएंगी और फिर वही चीज़ जो हम हर एक एप्लीकेशन में देखते आ रहे हैं कि जो डिफरेंस इन वेवलेंथ या डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आएगा हम उससे उसकी स्पीड जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं और फिर उस स्पीड को यूज़ करते हुए हम आगे प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मेडिकल पर्पसेस के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस डॉपलर इफ़ेक्ट की। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डॉपलर इफ़ेक्ट को कंप्लीट किया। अब हम इसके सारे केसेस को समझ चुके हैं और साथ में हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस को भी देखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।